हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए थ्योरी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और आज की जो थ्योरी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे की थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और भाई यहाँ से आने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 में वेटेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चन का। अब आप सोच लो 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार इससे ज़्यादा भी पूछे गए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वो जाकर चेक कर सकते हो। आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेक कर लेना, जिसमें मैंने 2023 का पेपर को भी करा दिया है और 2022 के पेपर को भी करा दिया। दोनों पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। अब हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लो भाई, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये थ्योरी नोट्स भी मिल जाएंगे आपके पास में। और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ साथ थ्योरी भी मिलेगी और अपडेट्स भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी से। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, एकदम क्लियर हो जाएगी और आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सारे हम जीन पियाजे के आंसर्स और क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, तो यहाँ से आपको एक अच्छी समझ बनेगी कि भाई थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। इजीली आप आराम से अपना यूटेट का पेपर निकाल सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें सेम पैटर्न पर हम लोग चलने वाले हैं। थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और यही पैटर्न सबसे बेस्ट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। जीन पियाजे को समझते हैं। भाई जीन पियाजे कौन थे? भाई जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्विस से बिलोंग करते हैं और साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? देखो भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी की अगर हम बात करें, चल क्यों नहीं रहा पेन, सीडीपी के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। शुरुआत ही कहाँ से होती है? जीन पियाजे से होती है, क्योंकि इन्होंने बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये स्विस के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, जो ये बताते हैं कि समय के साथ बच्चे कैसे तर्क संगत सोचते हैं और उनमें कैसे समझ विकसित होती है। पियाजे का सिद्धांत बाल मनोविज्ञान और शिक्षा में एक प्रमुख आधार है। यही मैं आप लोगों को समझा रहा था। क्या बोलते हैं कि जब से बच्चा जन्म लेता है, बर्थ से, ध्यान देना, बर्थ से एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था तक जो बच्चे में डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे में ग्रोथ होती है, किस प्रकार से बच्चे में ग्रोथ आती है हर एक एज में, उसको पियाजे ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से स्टडी किया है और उसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पियाजे के सिद्धांत की कुछ मुख्य अवधारणाएं देखेंगे। की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें समझनी है आपको कि स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने बोला स्कीमा। अब स्कीमा क्या है ये समझते हैं कि देखो, सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके माइंड में जो भी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। मानसिक संरचनाएं या फिर ढांचा जो जानकारी को व्यवस्थित रखते हैं। तो देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है जो आपके मस्तिष्क में या मानसिक संरचनाओं में संरक्षित रहती हैं या स्टोर्ड रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अनुभव के माध्यम से स्कीमाएं विकसित होती हैं और बदलती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, उसके माध्यम से जो स्कीमा है वो अपडेट होती रहेंगी और बदलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो ये हो गई बात की स्कीमा समझ में आ गई, जहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन को, सारी नॉलेज को स्टोर करके रखते हो। ऐसी मानसिक संरचनाएं क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं। पॉइंट 2, एसिमिलेशन। भाई ये छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, इसको नज़रअंदाज मत करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप देखोगे कि हमें कहाँ से आंसर करना है। तो यहाँ समझ लो, समाकलन। इस एसिमिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में समाकलन बोलते हैं। अब स्कीमा अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ जाएगा, नई जानकारी लेने और उसे मौजूदा स्कीमा में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? एसिमिलेशन कहलाती है, समाकलन कहलाती है। भाई आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड करने के लिए तो जगह हो गई, माइंड में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं? स्कीमा बोल रहे हैं। अब आपने कुछ नया सीखा है, उस जानकारी को माइंड में स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहला रहे हैं हम? एसिमिलेशन कहला रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहली बार एक जेब्रा को देखता है, ठीक है, और उसे घोड़ा कहता है क्योंकि यह उसके मौजूदा स्कीमा में फिट बैठता है। कहने का क्या मतलब है कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो क्या देख रहा है? जेब्रा देख रहा है। जेब्रा उसने देखा, लेकिन उसने उसको क्या समझा? उसने समझा कि ये क्या है? हॉर्स है, क्योंकि हॉर्स क्या है? पहले से ही उसकी स्कीमा में फिट है।
उसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि इस तरीके का जो प्राणी है वो क्या कहलाएगा, घोड़ा कहलाएगा। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया ज़ेब्रा में और हॉर्स में, उसने ज़ेब्रा को भी हॉर्स समझ लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक बच्चा जब पहली बार देखता है और उसे घोड़ा कहता है क्योंकि यह उसके मौजूदा स्कीमा में उसने स्टोर तो कर लिया है कि हाँ भाई ये क्या है, ज़ेब्रा है, लेकिन वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। जो उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेट नहीं हो पाई है, उसने उसको घोड़ा ही समझा है। तो अपडेट तो हो गई, इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट तो कर ली है लेकिन अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो स्टोर्ड कर ली है उसने, एसिमिलेशन कहलाएगी। नई जानकारी तो उसने ले ली है लेकिन उसने मौजूदा स्कीमा में शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन बोल रहे हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, एकोमोडेशन। इसको समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं समायोजन। नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदलने या नए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। देखो जैसे हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल देखा था कि हॉर्स क्या है, स्कीमा है, बच्चे के माइंड में पहले से ही पता है कि हॉर्स पहले से ही उसकी स्कीमा में फिट है। अब उसने क्या देखा, ज़ेब्रा को देखा। अब ज़ेब्रा को उसने हॉर्स से रिप्लेस कर दिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एकोमोडेशन बोल रहे हैं। कि जो उसकी पहली प्रीवियस जानकारी थी, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को अपडेट करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। उदाहरण, बच्चा सीखता है कि ज़ेब्रा घोड़े से अलग है और अपनी स्कीमा को समायोजित करता है ताकि ज़ेब्रा को एक अलग श्रेणी में शामिल किया जा सके। बात क्लियर हो गई। पहले बच्चे को पता था कि भाई घोड़ा है, उसने ज़ेब्रे को भी घोड़ा की तरह से समझ लिया, तो वो क्या कहलाया, वो एसिमिलेशन कहलाया। अब उसने ज़ेब्रा को घोड़े से अपडेट कर दिया कि जो घोड़ा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं अलग होती हैं और ज़ेब्रा जो होता है उसकी विशेषताएं अलग होती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाई, एकोमोडेशन कहलाई। जब आप अपनी पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ अपडेट कर देते हैं तो वो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई। जैसे अभी आप यहाँ पर समझ रहे हो, आपको ये तो पता है कि CDP क्या है, वो आपके स्कीमा में स्टोर्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब उसमें आप क्या पढ़ रहे हो, जीन पियाजे पढ़ रहे हो। अब जीन पियाजे के बाद में आप क्या पढ़ोगे, वाइगॉस्की पढ़ोगे। तो पहले अभी आपको पता है जीन पियाजे और वाइगॉस्की क्या है, मनोविज्ञान, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों के दोनों क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है। लेकिन जब आप जीन पियाजे की विशेषताएं अलग जानेंगे और वाइगॉस्की की जो विशेषताएं वो अलग जानेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपके माइंड में स्टोर्ड होगी तो उसे एकोमोडेशन कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं संतुलन। समाकलन और समायोजन के बीच का जो संतुलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जानकारी को फिट करना, अपने स्कीमा में फिट करना, और एकोमोडेशन क्या होता है, जो फिट हुई हुई जो पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको अपडेट कर देना। बात क्लियर हो गई। उसको अपडेट कर देना क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में जब हम संतुलन बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बनाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है क्योंकि बच्चे संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या करता है, सीखने पर जोर देता है भाई, सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है पियाजे का, संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसमें कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो हमने 2023 का पेपर देखा, 2022 के पेपर में देखा, यूटेट के में, दोनों में आपको संज्ञानात्मक विकास के चरण से क्वेश्चन पूछे गए। आप पहला चरण देखते हैं। देखो 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की कितनी चरण है, 4 चरण है भाई। मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है संवेदी गामक चरण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसको आपको क्या समझेंगे, जो जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक की जो अवस्था होती है, यानी कि बर्थ से 2 साल तक की जब बच्चे की एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी गामक चरण बोलते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। अब इस स्टेज के, इस चरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे आप समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में सेंसरी मोटर स्टेज की बात की जा रही है, संवेदी गामक मोटर चरण की बात करी जा रही है। तो देखो, शिशु संवेदी अनुभव और वस्तुओं को संभालने के माध्यम से सीखते हैं। अब बच्चा छोटा है, ठीक है, अब बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा, संवेगों के माध्यम से सीखेगा। संवेग क्या है, देखना, स्मेल करना या फिर टच करना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे संवेग कहलाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से बच्चे की लर्निंग स्टार्ट होती है, अधिगम स्टार्ट होता है कि बच्चा जो है चीज़ों को देखकर, सुनकर, ठीक है, और टच कर कर, फील कर कर, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से सीखता है। इन्हीं संवेग कहते हैं और इसीलिए इसका नाम संवेदी गामक
चरण कहा गया है। अब इसमें मुख्य विकास क्या क्या होते हैं बच्चे के अंदर। पहला जो होता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व की कौन सी चरण होती है पियाजे की, तो वो होती है संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है, यह समझना कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या सुना नहीं जा सकता। कहने का मतलब कोई बच्चे के पास एक खिलौना है, अब खिलौना उसके सामने रखा है, ठीक है, अब आप वो उससे खेल रहा है, उसके बाद भी जब वो उसके सामने से हट जाता है तब भी बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि हाँ वो चीज़ें परमानेंट हैं, वो स्थायित्व हैं, कि वो नहीं होने के बावजूद भी उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि वो है। इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आप जब अपने चाइल्डहुड एज में होंगे तो आपने ऐसा फील किया होगा कि आप टॉय को ही सारी चीज़ें मान लेते हैं, उसको परमानेंट मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्य निर्देश क्रियाएं, गोल डायरेक्टेड एक्शन, किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं करना। तो इस प्रकार की क्रियाएं बच्चे करते हैं जब जन्म से 2 साल की अवस्था के बीच में होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अब इसकी जो टाइम फ्रेम होता है 2 से 7 साल की, 2 से 7 साल की जब एज में बच्चा होता है तो वो कौन से स्टेज में है, पियाजे के दूसरे चरण में है, जिसको हम पूर्व संज्ञानात्मक चरण कह रहे हैं, या फिर इंग्लिश में उसको हम बोल रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी क्या विशेषताएं होती है, प्रतीकात्मक सोच और आत्म केंद्रण की विशेषता। प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। और आत्म केंद्रण, आत्म केंद्रण का मतलब समझते हो आप, ईगोसेंट्रिज्म, कि अपने आप को ही सारी चीज़ें, अपने आप को केंद्र में रखकर बच्चे सारी चीज़ें देखता है कि मैं ही इस दुनिया के अंदर हूँ जो सारी चीज़ों को चला रहा हूँ। कुछ ऐसी भावनाएं बच्चे के अंतर्गत आती हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें आसपास उसके हो रही हैं वो सब उसी की वजह से हो रही हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रण की विशेषता। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। प्रतीकात्मक विचार यानी कि सिम्बॉलिक थॉट्स आते हैं कि वस्तुओं और अनुभव के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों जैसे शब्द और चित्रों का उपयोग करने की क्षमता होती है बच्चे के अंतर्गत। दूसरी विशेषता आती है यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म, अपने दृष्टिकोण के अलावा अन्य के दृष्टिकोणों में कठिनाई, यानी कि सारी चीज़ें बच्चा अपने दृष्टिकोण से देखता है, दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं समझता है इस एज में बच्चा। नेक्स्ट आता है भाई एनिमिज्म। एनिमिज्म के क्या है, विश्वास की, ऐसा देखो एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा विश्वास करता है कि जो जिस टॉय से वो खेल रहा है वो निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसको कैसी लगती है, वही सजीव वस्तु लगती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास केंद्रण, सेंट्रलाइजेशन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चा अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित रखता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। जो अभी मैंने बताया कि बच्चा अपने आप को सेंटर में रखकर सारी चीज़ें देखता है, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देता है। कौन सी अवस्था में, 2 से 7 साल की अवस्था में। बात क्लियर है। दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं देखता है वो चीज़ें, वो अपनी दृष्टिकोण से देखता है। जितनी उसकी थिंकिंग है, जितना उसके विचार आते हैं, वो उन्हीं सब चीज़ों में ही फोकस रखता है। नेक्स्ट आता है संरक्षण की कमी, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। यह समझना में असमर्थता होती है बच्चों की कि आकार या स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद मात्रा वही रहती है। कहने का मतलब है कंजर्वेशन। देखो बच्चा क्या समझता है कि अगर कोई बड़े शेप की वस्तु है तो वो सोचता है कि वो ज़्यादा बड़ी होगी, रेदर देन वो ये सोचता है कि छोटे शेप में जो वस्तु है, यानी कि भार में अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं लेकिन एक का आकार बड़ा है और एक का आकार छोटा है, तो वो क्या समझेगा कि जो बड़े आकार वाली वस्तु है वो बड़ी होगी। उसके अंदर इतनी समझ अभी विकसित नहीं हुई है कि दोनों का भार बराबर है लेकिन आकार उनका अलग अलग है। तो ये चीज़ें बच्चे के अंतर्गत अभी विकसित नहीं होती हैं 2 से 7 साल की अवस्था के अंतर्गत। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ये बहुत पूछा जाता है। एनिमिज्म, ये बहुत पूछा जाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन बच्चे की कौन सी स्टेज में आता है पियाजे की, तो दूसरी स्टेज में आता है। क्या बोलते हैं इसको हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज होते हैं, जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है। आई होप आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है, ये थ्योरी वाले चैप्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो भाई ये कमेंट ज़रूर लीव किया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। और इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे आगे MCQs को लेके आऊँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। आपकी जो ये टॉपिक्स है ना, अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बिलीव मी CDP में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। CDP के साथ साथ अभी हम लोग साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। साइंस के साथ साथ यहाँ पर SST वाले काफ़ी स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं। पेपर 2 के लिए हम लोग काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, और पेपर 2 के लिए हम हिंदी और इंग्लिश की
भाई MCQ क्लास लेके आएंगे, थ्योरी क्लास तो लाना बहुत ही टफ हो जाएगा। हम इनकी जो है आपके लिए थ्योरी ना लाकर MCQ क्लास डायरेक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की ओर, ठोस संक्रियात्मक चरण। अब इसमें 7 से 11 साल का होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तर्क संगत रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। अब चीज़ों के बारे में बच्चा थोड़ा लॉजिक लगाने लगता है, ठीक है। जो उसकी जो टॉय वाली स्टेज होती है, यानी कि जो खिलौने से खेलने वाली जो चीज़ें होती हैं, खिलौनों को वो क्या समझता है, सजीव समझता है, तो वो सारी चीज़ें अब दूर होने लगती हैं बच्चे के अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन से विकास होते हैं इस एज में? कंजर्वेशन, यह समझना कि आकार या स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद मात्रा वही रहती है। जो पिछली स्टेज में क्या बच्चा मात्रा को नहीं समझ पा रहा था कि मात्रा तो सेम है लेकिन आकार बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि वो वस्तु बड़ी होगी। तो इस प्रकार का कंजर्वेशन बच्चे के अंदर संरक्षण आने लगता है। विकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अब वो समझने लगता है कि मेरे अलावा भी दूसरे लोगों का दृष्टिकोण है, दूसरे लोग भी प्रमुख हैं, मैं ही प्रमुख नहीं हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवर्सिबिलिटी, यह समझना कि वस्तुओं को बदला जा सकता है और फिर अपने मूल स्वरूप में या स्थिति में लौटाया जा सकता है। देखो प्रीवियस स्टेज में क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था कि बच्चा ये सोचता है कि अगर किसी भी वस्तु का आकार एक बार बदल गया तो उसको दोबारा से उसी आकार में वापस नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं उनमें चेंज आने लगता है बच्चे में, वो तर्क संगत रूप से चीज़ों को देखने लगता है। वर्गीकरण, सामान्य विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूहित करने की क्षमता, यानी कि बच्चे के अंतर्गत अब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, चीज़ों को सेपरेट करने की क्षमता विकसित हो जाती हैं। अलग अलग दृष्टिकोण विकसित होने लगा है बच्चों के अंतर्गत कि हाँ भाई ये टॉय है, ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये एनिमल है, ये ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये क्या है, वर्गीकरण को बच्चा समझने लगा है। नेक्स्ट आता है श्रृंखलाबद्ध, सीरियलाइजेशन, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, जैसे आकार या संख्या के आधार पर, क्या कहलाता है, सीरियलाइजेशन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी स्टेज में आ रही है, थर्ड स्टेज में आ रही है। थर्ड स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं भाई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोल रहे हैं। इसमें बच्चा ठोस घटनाओं के बारे में क्या करता है, तर्क संगत रूप से समझता है। आई होप बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जिस 11 साल से ऊपर की अवस्था, जब बच्चा वयस्क होने लगता है, एडोलसेंस की आयु में बच्चा जाने लगता है, किशोरावस्था में जाने लगता है, तो औपचारिक संज्ञानात्मक चरण कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित करता है। अमूर्त यानी कि बिल्कुल लॉजिकल रूप में समझता है, पूरे अपने माइंड का इस्तेमाल करने लगता है, तर्क संगत चीज़ें सीखने लगता है, रीजनिंग के बारे में बच्चा जानने लगता है, बैठे बैठे चीज़ों को विजुलाइज करने लगता है, यानी कि बैठे बैठे चीज़ों का चिंतन करने लगता है। ज़रूरी नहीं है उसके सामने जो चीज़ होगी उसी के बारे में चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है आप अभी यहाँ बैठे हो और अपने एग्जाम के बारे में सोच रहे हो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो एग्जाम तो अभी नहीं हो रहा है ना, लेकिन आप आगे की बातों को सोच रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस स्टेज में 11 साल से ऊपर की स्टेज में अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है। अब इसके प्रमुख विचार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जो मैंने अभी बताया, ऐसी अवधारणाएं और विचारों के बारे में सोचने की क्षमता जो शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट। परिकल्पना निष्कर्ष यानी कि हाइपोथेटिकल रिडक्शन थिंकिंग, परिकल्पनाएं विकसित करने और समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग व्यवस्थित करने के रूप में निष्कर्ष निकालने की जो बच्चे की क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जटिल समस्याओं को तार्किक और व्यवस्थित रूप से हल करने की उन्नत क्षमता बच्चे के अंतर्गत विकसित हो जाती है। यानी कि बच्चा परिपक्व होने लगा है, सभी चीज़ों को अच्छे से, अपने सोसाइटी को, अपने आसपास सारी चीज़ों को लॉजिकली समझने लगा है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है पियाजे के अनुसार, फोर्थ स्टेज है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और हिंदी में इसको बोला जाता है औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, जो 11 साल से ऊपर की अवस्था होती है। इसी को हम आंधी तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, एडोलसेंस भी बोलते हैं, किशोरावस्था भी बोलते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये 4 चरण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है पियाजे के। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कि क्या क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं पियाजे के थ्योरी के। सबसे पहले पियाजे की थ्योरी की क्या बोलती है कि बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है, यानी कि सक्रिय शिक्षण करता है, हाथों से सीखने और अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है पियाजे की थ्योरी। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पियाजे क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखने के माध्यम पर ज़्यादा जोर देते हैं पियाजे, और अन्वेषण को प्रोत्साहित करते हैं। अन्वेषण यानी कि मतलब खोज विधि को प्रोत्साहित करते हैं। गतिविधियों को इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी स्कीमाओं का निर्माण और
परिष्करण कर सकें। गतिविधियां यानी कि एक्टिविटी के थ्रू पियाजे बोलते हैं कि चीज़ों को बच्चे को सिखाया जाए जिससे उसके अंदर जो स्कीमा है उसको बच्चे अपडेट कर सकें और अपनी स्कीमाओं का नया निर्माण कर सकें। दूसरी बात आती है विकासात्मक रूप में प्रयुक्त प्रथाएं यानी कि डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार शैक्षणिक रणनीतियां तैयार करें। पियाजे बोलते हैं कि बच्चे की स्टेज के अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग, आयु के अनुरूप ही पढ़ाने की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए शिक्षक के रूप में। छोटे बच्चों के लिए अमूर्त अवधारणाओं से बचें जो अभी ठोस संज्ञानात्मक चरण है। कहने का मतलब कि छोटे बच्चे हैं, छोटी एज में, जैसे 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं यानी कि जो सेकंड स्टेज पे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे हैं तो उनको आप अमूर्त चिंतन मत कराओ, तार्किक मत लेके जाओ, लॉजिकल मत सिखाओ। जो जिस एज में डिफाइन किया गया है उसी एज के मुताबिक ही बच्चे को पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि छोटी एज में बच्चे को अमूर्त चिंतन करा रहे हैं, नहीं, लॉजिक समझा रहे हैं, नहीं, उसे उसी अवस्था में रहने दे, इससे बच्चे का विकास होता है। बात क्लियर हो गई। मूल्यांकनशील सोच को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पियाजे बोलते हैं कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करें जो छात्रों का मूल्यांकनशील रूप से सोचने और अपने ज्ञान को लागू करने की चुनौती देता है। ठीक है। चर्चाओं को बढ़ावा दें, छात्र अपने विचार को व्यक्त करने में समर्थ हों, क्लास में बच्चे अपनी भावनाओं को रख सकें, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना है और इसी के माध्यम से आप उनको मूल्यांकन भी कर सकते हैं। सहयोगी शिक्षण पर पियाजे ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई, मैं जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ लेना और ये नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स की फिक्र बिल्कुल मत करना आप। सहयोगी शिक्षण यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसको बोला जाता है, समूह गतिविधि और सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक संघर्ष को बढ़ावा देती है जिससे बच्चे को एक चरण से अगले चरण तक जाने में मदद मिलती है। यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोग की भावना बच्चे को प्रारंभ से ही सिखानी चाहिए और ग्रुप लर्निंग बच्चे को करानी चाहिए जिससे कि बच्चा एक स्टेज से, एक चरण से दूसरे चरण में जाने में उसमें कोई भी कठिनाई का सामना ना कर सके। तो ये थे पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। आपको ऐसा लगता है कुछ पॉइंट रह गए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैंने अपनी समझ से सारे पॉइंट्स पियाजे के रख दिए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम यूटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना। आप इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं नोट्स की हेल्प से ही हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारे पियाजे पर रहेगा, पूर्ण रूप से पियाजे के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा और हम ये सेशन लाइव रखेंगे और देखेंगे कितने % आप लोगों ने थ्योरी को समझा है। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर